नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज डेट है, तारीख है 4 नवंबर 2023। आज सैटरडे है। तो दोस्तों, विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग इस यूट्यूब चैनल में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक न्यूज डोमेस्टिक ग्लोबली जो भी रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर हम एनालिसिस भी करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम 28 अक्टूबर को वीडियो बनाया था। तभी सब्जेक्ट लाइन दी थी, तब वॉर बिटवीन बुल एंड बियर। तब वॉर हुआ, लेकिन बाद में फिर की मिनट्स आई, मीटिंग हुई, इनके इंटरेस्ट रेट डिसीजन था जो हमने बुधवार को नाइट को मिस गुरुवार को देखा, उसका रिफ्लेक्शन आउटकम। तो उन्होंने अभी फेड मीन्स अमेरिका बैंक। तो दोस्तों, वहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट कुछ चेंजेस नहीं किए और उनकी जो कमेंट्री है फेड चेयरमैन, वो भी मानो तो कंफ्यूज थी, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये किया वो किया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसके ऊपर पूरा कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के वो अभी भी नहीं कर पा रहे। आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे 2 साल पहले की बात और अभी की बात, इन्फ्लेशन ग्राउंड लेवल पे अभी भी ज्यादा है। वो ग्लोबली रहे, इंटरनेशनली रहे या डोमेस्टिक मीन्स भारत में रहे। हमारा भी आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक, वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है वो है। मैं हर बार बोलता हूँ, जो है वो है। तो इन्फ्लेशन मैटर अभी कुछ नहीं है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। सबको पता है इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट देना ज्यादा देने पड़ रहे हैं। कौन सी भी कमोडिटी, कौन सी भी चीजें जो भी रहेंगी वो देनी पड़ेगी। फिर बीच में इसराइल हमास का वार का चल रहा है। हमने लास्ट टाइम उसके पहले भी डिस्कस किया था, जो पहले अटैक करता है वही लूजर रहता है। ऐसा अभी भी हिस्ट्री में हुआ है और अभी भी दिख रहा है। जिन्होंने अटैक किया पहले, अभी उनको बहुत तकलीफें हो रही है। अभी भी वो वहां पे लड़ाई चल रही है, लेकिन जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का धीरे धीरे वहां पे वॉर चल रहा था, अभी भी बीच बीच में होता है अटैक, इधर से उधर से हो रहा है उधर। लेकिन उसकी जब तक मीडिया में न्यूज नहीं आती है और उसकी सिविलिटी कम हो जाती है, तो मार्केट में स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी बात तो इसमें बोलेंगे तो उसका रिएक्शन कम हो जाता है। जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में देखा और अभी इसराइल का देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म रिएक्शन देता है नीचे के साइड मार्केट, बाद में ऊपर आ जाता है, वापस एटीएम हाई की तरफ मार्केट बढ़ता है। जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये हम देख रहे हैं अभी भी कुछ नहीं है। अभी इंडिया के हिसाब से मीन भारत के हिसाब से, हमने लास्ट टाइम बात की थी, हम अभी इलेक्शन मोड में 50% तो घुस चुके हैं। तो अभी हमारा हमारा मार्केट रिएक्शन देगा ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट पे। कौन आएगा, कौन क्या होगा, किसकी गवर्नमेंट आएगी, मिस विधानसभा स्टेट असेंबली के इलेक्शंस है, उसके ऊपर रिएक्शन रहेगा। उसमें कौन क्या करता है उसके उसका एनालिसिस, उसका प्रिडिक्शन, सेंट्रल इलेक्शन के हिसाब पर क्या होगा उसके ऊपर मार्केट ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन देगा। भारत का मीन्स हमारा मार्केट। ग्लोबली जो चीजें हैं वही के वही है, कुछ ना कुछ धीरे आगे पीछे वो झगड़ा करते रहेंगे, तभी मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देगा डाउन साइड में, लेकिन नीचे बाइंग आएगी। और स्टॉक्स आपने देखा होगा, जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक से हमने बात की थी चैनल पे, हम बात करते टेलीग्राम चैनल पे, मैं हर बार बोलता हूँ जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। मिस 20,300 जब निफ्टी था, उसमें जब वो स्टॉक्स थे इतना इंडेक्स आने के बाद भी वो स्टॉक्स वापस 20,300 का इंडेक्स था निफ्टी का, उसी लेवल पे आ गए। मीन्स निफ्टी 700-800 पॉइंट नीचे है,
बराबर है, ज्यादा से 1000 पॉइंट नीचे है, लेकिन वो स्टॉक्स वही लेवल पे आ गए या उसके ऊपर चले गए। मीन्स जो फंडामेंटल स्टॉक्स है उसमें बाय करते जाइए। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे बैंक निफ्टी के, निफ्टी सॉरी बैंक के, फिर भी किसी ने बोला था, मैंने बोला था ऐसा होगा वैसा होगा, वैसे ही किसी ने ट्विटर पे लिख दिया था, चैनल पे, टीवी चैनल पे भी बताया था अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा होगा। क्या बोलते बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंकिंग स्टॉक नीचे जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा रिएक्शन आ गई वापस, जैसे कि वैसे बैंकिंग स्टॉक भी जा रहे हैं और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे जा रहा है। मैं हर बार बोलता हूँ, सामने वाले का जब भी ऐसा उल्टा रिएक्शन रहता है तो मान लेना वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं या वो नीचे बाय करना चाहते हैं। तो हमारा खुद का एनालिसिस होना चाहिए, उनका एनालिसिस भी सुनना चाहिए और उसके ऊपर रिजल्ट निकालना चाहिए। तो दोस्तों, एक ग्लोबली और डोमेस्टिक न्यूज, उसका एनालिसिस, कुछ बड़ी बात कुछ भी नहीं है, सब निगेटिव निगेटिव बोल रहे थे। और अभी अभी हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे निफ्टी का। तो दोस्तों, हम निफ्टी के बारे में हर बार डेली चार्ट पे बात करते हैं, निफ्टी फ्यूचर की बात करते हैं, सिंपल फॉर्मूला के ISS कीप इट सिंपल एंड स्वीट रखते हैं, ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं, कुछ पैटर्न बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ज्यादा इंडिकेटर हम यूज नहीं करते, ऐसा हमारा एनालिसिस रहेगा तो एक्यूरेसी लेवल हमारी ज्यादा हो सकती है। कोई इसको प्राइस एक्शन बोलता है, कोई कौन सा अलग वर्ड में सेंटेंस में बोलता है, जो हमको अच्छा लगता है उसको हम उसी लैंग्वेज में कुछ नाम देके हमारा खुद का ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो लोग ट्विटर पे, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे हर दिन 15,000 कमाने का वादा करते हैं, ऐड डालते हैं, कोरोना वॉर्न बेबीज। उनको लगता है हमको प्रॉफिट मिल गया तो हम, हमारा पैटर्न, हमारी स्ट्रेटजी वर्क हो रही है तो हम ऐसा करेंगे, हम आपको ऐसे एक दो भी ऐड मैंने देखी कि सिर्फ 15 मिनट दीजिए मार्केट को और 5,000 कमाइए, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी वर्क होती है, ज्वाइन कीजिए फलाना फलाना रुपीज और हम आपको स्ट्रेटजी देंगे। तो 1 महीना पहले मैंने इसके बारे में बात की थी। बहुत सी स्ट्रैटेजी रहती है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कब चालू करनी है, कभी बंद करनी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। इसलिए AI के बारे में मैंने बात की थी, हमने डिस्कस किया था अल्गो ट्रेडिंग के बारे में। अल्गो ट्रेडिंग के अच्छा है, लेकिन वो चालू कब करनी है और बंद कब करनी है वो तो सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं कर पाता, तो उसका डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए। तो मैन्युअली करेंगे तो ज्यादा रहेगा, AI में करेंगे तो ब्रोकर का प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि ब्रोकरेज बढ़ेगा, आपको उतना ही मिलना है जो अल्गो ट्रेडिंग का आपकी स्ट्रैटेजी उसी टाइम पे क्या एक्ट होती है। टेस्टिंग के लिए आप डमी पे कर सकते हैं, मीन्स वो कैसे वर्क हो रही है, कैसा कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने निफ्टी में लास्ट टाइम, देखो ये बड़ी कैंडल थी, ये था 26, हमने 28 को वीडियो बनाया था, मीन्स यहाँ पे वीडियो बनाया था, उसके बाद में ग्रीन बनी और यहाँ पे हमने ये डाउन ट्रेंड चैनल बनाया था। हमने तभी बात की थी कि वापस डाउन ट्रेंड चैनल में एंट्री की, निफ्टी आ चुका है। अभी देखते हैं कहाँ पे जा सकता है। 19,400 या 300 to 400 हमने बात की थी। आप ये जो वीकली वीडियो है 26 अक्टूबर का सुन सकते हैं, हमने बात की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात की थी। सपोर्ट भी बोला था, अगर 18,800 टूटता है तो आता है 18,500 की तरफ, ये भी बात की थी हमने, बराबर है। तो ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगा, 18,000 सॉरी 19,400 के आसपास जा सकता है, ये भी बात की थी, वहां पे आके रुका है। लेकिन कैंडलस्टिक कैसी बनी है, ऊपर जाने के बाद वो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है।
और दूसरा ये हमने ये ब्लू लाइन भी निकाली थी, बराबर देखिए बराबर वहां पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गया था। ये लाइन 28 के पहले बनाई थी, बराबर है। तो ऐसे एक वर्क करता है ट्रेंड लाइन या पैरेलल चैनल। तो दोस्तों हम ये क्या करेंगे, अभी इस पैरेलल चैनल का बॉटम लाइन को नीचे शिफ्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे क्यों किया, ये देखो ये छोटा सा हैमर था, ऊपर गया था, इसका बॉटम पकड़ा था, तो उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। फिर भी ये मिडल लाइन के ऊपर ही निफ्टी क्लोज हुआ है। देखो अभी हम इसको नीचे खींचेंगे, देखो यहाँ पे नीचे खींचेंगे, फिर भी निफ्टी ऊपर ही है, बराबर है। अभी बड़ा चैनल हो गया, बराबर है। तो इलीट वेव के हिसाब से हमने बात की थी, अगर मान लो 1 2 3 4 अगर बनना है, देखो 1 2 3 4 और 5 नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अगर इलेक्ट्रिक वेव के हिसाब से अगर निफ्टी को मूव करना है तो वो वापस ये जो ब्लू लाइन इसको टच करेगा, बराबर है। लेकिन 2 दिन डाउ इंडेक्स पॉजिटिव 200-300 पॉइंट क्लोज हो रहा है। मंडे को हम देखते हैं क्या रिएक्शन आती है हमारे मार्केट में। मंडे डाउ फ्यूचर क्या खुलता है मंडे को, उसके हिसाब से निफ्टी में रिएक्शन रहेगी। अगर मान लो 19,400 के ऊपर मंडे और ट्यूसडे को क्लोज होता है तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉफिट बुकिंग का चैनल हो चुका है और वापस निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी आगे जा कहाँ पे जा सकता है, देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स दोनों बनाए, मैं बोल देता हूँ मैंने क्या किया। ये दोनों बॉक्स लास्ट मंथ के कैंडल के हाई लो और ओपन क्लोज उस उसको उसके बीच में ये दो बॉक्स बनाए, बराबर है। तो अगर आपको सपोर्ट मंथली सपोर्ट रजिस्टर निकालने हैं तो देखो यहाँ पे नीचे का देखो, तो ये पहला सपोर्ट है मंथली और दूसरा ये सपोर्ट है, रजिस्टर ये है और ऊपर का R2 है, ये मंथली है। ये हमको मंथली के हिसाब से वर्क करने के लिए अभी निफ्टी इन दोनों के बीच में है। यहाँ पे क्या डेली पैटर्न बनता है या आप 1 आवर का चार्ट डेली के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या बनता है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से मान लो हम ये पैरेलल चैनल बनाया है, ये पैरेलल चैनल इस यहाँ तक जाएगा, मीन्स 19,500 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो वहां पे ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, देखो यह एक्स बॉक्स का बॉटम लेवल है 19,650। अगर मान लो 19,650 को ही क्रॉस करेगा तो सीधा ये जाएगा ऊपर 19,900 वन में। दूसरा अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस बॉक्स का 19,150 ये टॉप लेवल है, बॉटम लेवल है। इस टॉप लेवल का 19,150 को क्रॉस करके नीचे जाता है तो फिर वो वापस लो को क्रॉस टच करने की कोशिश करेगा, मिस 18,800। तो वो वापस मिस इलेट व्यू के हिसाब से 1 2 3 4 5 होने के लिए यहाँ पे इस ब्लू लाइन को क्रॉस करने की मिस तोड़ने की कोशिश करेगा, तभी 5 कंप्लीट होगा। दो चीजें हो सकती है, नीचे जाएगा तो इतना नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जा सकता है। मिस यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है उसके हिसाब से निफ्टी मूव होगा। एक टॉप ट्रेंड अपर चैनल भी है, डाउन ट्रेंड चैनल भी है, यहाँ पे इलिट व्यू भी बन रहा है डाउन ट्रेंड का। अगर नीचे आएगा तो नीचे यहाँ तक आएगा, ऊपर जाएगा तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 2 3 रेजिस्टेंस निफ्टी में है, क्योंकि 2 दिन हमने रेजिस्टेंस देखा ऊपर आने के बाद कोई ना कोई बेच रहा है, या आप इसको FI बोल सकते हैं या DI बोल सकते हैं, कोई भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। FI भी DI बनता है, DI भी FI बनता है, पैसा का उधर करते हैं लोग। HNI भी DI बन जाता है। तो उनका डेटा सिर्फ देखने का, कौन है क्या है, अपने को क्या करना है, हमको सिर्फ लेवल चाहिए। हमने 1 महीना पहले की बात की थी, ये 2 बड़े कैंडल्स है, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे सर्कल बनाया था, यहाँ पे आ सकता है। देखो इस ग्रीन कैंडल के बॉटम लाइन को मिस लो लेवल को टच करके
वापस निफ्टी ऊपर गया, मीन्स रेड कैंडल बना और वापस ऊपर चला गया, बराबर है। तो ये देखो अभी भी आरएसआई की बात करेंगे, आरएसआई अभी भी 50 के नीचे है, लेकिन पैटर्न क्या बन रहा है, नीचे जाने के बाद एक बार नीचे आया और ऊपर जाने जा रहा है, तो मीन्स आरएसआई के हिसाब से वो 50 को क्रॉस करके 60-70 की तरफ जाएगा, 60-70 की तरफ जाएगा तो इवन स्टॉक नहीं आएगा, जिगजैग करके जाएगा। तो ओवरऑल व्यू अप साइड में है, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो सादी सीधे सीधी सिंपल है, अगर आपका व्यू बुलिश है, अप ट्रेंड में है, तो इंट्राडे में अगर बुलिश पैटर्न बनता है तभी बाय करना। अगर आपका व्यू निगेटिव है, अगर ओवरऑल मीन्स मंथली निगेटिव है, इंट्राडे अगर तो निगेटिव पैटर्न बनता है तो आप सेल कीजिए, सिंपल। तो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है, दोनों साइड। तो कोई वो बहुत मास्टर रहता है कि वो पॉजिटिव और बुल और बेरिश दोनों इसमें ट्रेड कर पाता है, आपका व्यू क्या है उसके ऊपर है। तो ये रहा निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। मेरा निफ्टी के बारे में अभी भी पॉजिटिव व्यू है। स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अभी भी पॉजिटिव है, जो भी फंडामेंटल स्टॉक अच्छे हैं वहां पे आप अभी भी ऐड कर सकते, बाय कर सकते, जो भी रहेगा। ये रहा बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी पे मैंने ये दो चैनल बनाए, लेकिन ऊपर का हाई लो, सॉरी क्लोज या हाई रहेगा, ओपन ही है, ओपन और हाई बहुत छोटा सा थीन है, लेकिन नीचे का बहुत बड़ा गैप आ चुका है। यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखिए सर्कल बना है, ये जो रेड कैंडल दोजी था उसके बारे में ब्रेकआउट मिला था, और बैंक निफ्टी में बराबर वहां पे लो करके बैंक निफ्टी वापस, अभी देखो ये बड़ा अप ट्रेंड चैनल है, ये उसमें बीच में छोटा अप ट्रेंड चैनल है, उसके बॉटम लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पे आप एक पैटर्न बना सकते हैं, कैसा, एक डाउन ट्रेंड चैनल बना के दिखा दो। देखो यहाँ पे ये जो दो ज्वाइन कर, हमने बॉटम लाइन खींची है, देखो ये एक चैनल बन सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, ऐसा दिख रहा है, बराबर है दोस्तों। तो ये चैनल था, इसको रखेंगे, नेक्स्ट वीक में इसको हटा देंगे अगर ये ऊपर ही क्लोज होता है तो फिर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करके इस चैनल के ऊपर का ये बड़ा चैनल है वहां पे एंट्री करने का कोशिश करेगा। यहाँ पे हम आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई नियरली कितना है, 46 है, मीन्स निफ्टी के हिसाब से अच्छा है। ईएमए है, ईएमए को क्रॉस किया है, उधर निफ्टी में नहीं किया है, दोनों में डिफरेंस है। ये डेली का चार्ट है, हम ये फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी सपोर्ट कहाँ पे है, इस नीचे का बॉक्स का 43,000 नियरली 100, उसके नीचे ही जाता है तो वापस वो 42,000 की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा तो वहां पे रेजिस्टेंस करके इस जो छोटा सा बॉक्स बना है ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 44,700 होता है। कैंडल स्टिक के हिसाब से हमने एक रेजिस्टेंस निकाला, जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन चुका है, तो 43,800, मान लो 43,800 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर वो 44,500 की तरफ बैंक निफ्टी चला जाएगा। ऊपर नीचे का व्यू है, दोनों के बीच के बॉक्स में है, आपका व्यू कैसा है वैसा इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मंथली के हिसाब से देखेंगे तो आप बाय करना है तो 43,000 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं, ऊपर रखेंगे। और सेल करना है तो सेल करने के लिए बहुत बड़ा दूर का स्टॉप लॉस हमको दिखता है, तो मान लेना यहाँ पे रेजिस्टेंस है 44,000 का, स्टॉप लॉस लेके आप सेल अभी भी 43,000 मिलेगी, लेकिन 500 का इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना बराबर नहीं। तो ऊपर आने के बाद आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो इस वीक में ही आएगा ऐसा नहीं है, नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है। तभी क्या पैटर्न इंट्राडे बनता है उसके हिसाब से देखेंगे, मीन्स ओवरऑल देखेंगे रिस्क रिकवर के हिसाब से। शॉर्ट करने का नहीं है, शॉर्ट करने के लिए जगह बहुत ऊपर है, बाय कर
कर सकते हैं। बाय करने के लिए अभी अच्छी जगह है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। व्यू अभी भी पॉजिटिव है। अभी हम डाउ इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। हर बार डाउ इंडेक्स के बारे में बोलते हैं। देखो डाउ इंडेक्स में नीचे गया, इसको सपोर्ट लिया, बराबर है, वापस ये जो बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी उसको क्रॉस करके जहां से सेलिंग हुआ था वही जाके रुका है। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो भी शॉर्ट्स हुए सडनली 2-3 दिन में कवर हो चुके हैं। अभी इंपॉर्टेंट यही है, मंडे को अगर डाउ इंडेक्स ऊपर ही क्लोज होता है तो वापस इस अप ट्रेंड चैनल में जाने की कोशिश 100% करेगा, क्योंकि आरएसआई भी तो अच्छा दिख रहा है। ये डाउन इंडेक्स में ज्यादा एनालिसिस नहीं है। लग रहा था इसको तोड़ेगा तो डाउन इंडेक्स नीचे आएगा, लेकिन तोड़े मिस ब्रेकडाउन किया नहीं, वापस ऊपर चला गया, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट दिया है फेड की। और फेड चेयरमैन अभी भी मेरे ख्याल से कंफ्यूज है क्या करना चाहिए। हर एक का एनालिसिस अलग अलग रहता है। दोस्तों तो ये मेरा मिस वे क्वालिटी एनालिसिस चैनल है। यहाँ पे मैं मेरे रिव्यूज स्टॉक के बारे में इंट्राडे व्यूज डालता हूँ। कैरी लॉन्ग करने के लिए बोला था गुरुवार को क्लोजिंग टाइम पे, और हमने शुक्रवार को गैप अप देखा। बुधवार को भी नहीं बोला था, लेकिन गुरुवार को सुबह सुबह बाय किया, वहां पे भी निफ्टी में पॉइंट्स मिले। तो ऐसा कुछ ना कुछ डाल तो एमआरएफ का मैंने बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से लास्ट वीक में एग्जांपल दिया था। देखो एमआरएफ का प्राइस है 1 लाख के ऊपर, डिविडेंड देता है 3 रुपीज। क्या फायदा है ऐसा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। इसलिए मैंने वो डाला कि देखो ऐसा है, 1 लाख का शेयर कर कब 2 लाख होगा, कभी 1.5 लाख होगा। बेटर वे दूसरे अच्छे बहुत से फंडामेंटल एमआरएफ से भी अच्छे स्टॉक्स है, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जल्दी मिलेगा। एक मैंने एरोफ्लेक्स के बारे में बताया था बाय करने के लिए, उसका रिजल्ट ही चार्ट डाल दिया मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कब 158 था, नीचे भी गया था तभी बाय किया, बाय करने के लिए बोला था। अभी 163 है, ऊपर जाता है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती है। अभी रिजल्ट आया सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को शाम को। अभी मंडे को क्या उसका प्राइस मूवमेंट आती है हम देख लेते हैं। अभी चार्ट के बारे में बात करते हैं उसके। रिसेंट लॉन्चिंग है, आईपीओ था, ये पैटर्न बन रहा है। ये चैनल बनाया मैंने, वो चैनल लाइन का सेंट्रल लाइन के ऊपर ही है। मीन्स यहाँ पे कोई भी तो भी सेल कर रहा है। अभी अगर यहीं पे रुकता है, ये सेंट्रल लाइन ब्लू सॉरी रेड लाइन के ऊपर ही रहता है, तो फिर इस अपर लाइन को क्रॉस टच करने की कोशिश करेगा। तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म तो टारगेट 177 ही है। अगर उसको सबको अच्छे लगे तो आईपीओ का ओपन प्राइस था ये 194, फिर 194 को टच करने की एरोप्लेस कोशिश कर सकता है। आरएसआई 50 के ऊपर ही है, ज्यादा कैंडलस्टिक नहीं है, मिस प्राइस नहीं है, क्योंकि रिसेंटली सितंबर में लॉन्च हुआ है। फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है जो वो बनाते हैं, फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो वैसे बहुत सी कंपनी, लेकिन फंडामेंटली अच्छा लगता है, नया कंपनी है, सब कुछ अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने उसके बारे में मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू मैंने पोस्ट किया था। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस मैं यहाँ पे जो मेरा इक्विटी में बाय करने के लिए बोलता हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जैक्ट लेवल तो नहीं देता, बहुत बार ऐसा हो चुका है, मैंने बाय बोला लेकिन वो नीचे जाता है, लेकिन वापस कवर करके जो भी टारगेट रहते हैं, जिस लेवल पे डाले थे उसको तो वो हिट करता है। बहुत कम बार स्टॉप लॉस हिट होता है। ये मेरा व्यू है। तो ऐसा ही आप आपके भी कुछ एनालिसिस जो भी कर रहे होंगे उसके स्टॉक्स के बारे में, ये जो चैट बोल के ग्रुप है वहां पे आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं मेरा एनालिसिस, जैसे ओएनजीसी जेपी पावर मैंने किसने पूछा था, मैंने डाल दिया। मारुति के बारे में भी
पूछा था। मारुति का 10,800 का बोला था, रेंज बताया था, उसको हिट करके नीचे आया। लेकिन मारुति अभी भी मेरे ख्याल से 11,300 की तरफ तो इजीली जाएगा। उधर क्या पैटर्न बनता है उसके हिसाब से फिर ऊपर के पैटर्न अभी भी मिस प्राइस है, वो बाद में बात करेंगे। क्योंकि अभी वो 10,000 के ऊपर चला गया है, तो बड़े इन्वेस्टर ही उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल टाटा मारुति इज बेटर देन टाटा मोटर्स। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन टाटा मोटर्स हर क्वार्टरली ओवरऑल लॉस ही कर रहा है। लेकिन सबको लगता है कि सुधरेगा सुधरेगा, प्रॉफिट में आएगा, पता नहीं कब आएगा। वो 3-4 साल से चल रहा है। तो टाटा को टाटा करना चाहिए। मैंने से 2018 में मेरे सोशल नेटवर्क पे या वीडियो में, तभी मैं अलग नाम से यूट्यूब वीडियो बनाता था, उसमें मैंने लिखा था, ऐसा ही लिखा था। कभी मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे ख्याल से फेसबुक पे बोला था 2020 के बाद टाटा को टाटा करना चाहिए। अभी 2023 आया, बड़ी कंपनी इतना टाटा तो नहीं होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जो है वो है, जो दिखता है मिस फंडामेंटल के हिसाब से, वो मैंने बात की थी 2018 की बात है। फेसबुक, मेरे फेसबुक या ट्विटर में नहीं था, मैं ट्विटर में भी डाला होगा, क्योंकि 9 साल हो गए, 9 इयर्स हो गए ट्विटर पे, तो वहां पे भी डाला हो सकता है। कभी दिखाऊंगा, या तो मैं उसका स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। टेलीग्राम में, टेलीग्राम तभी नहीं था, ज्वाइन नहीं किया था। तो दोस्तों, खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए। जो है वो है, मैं कभी भी डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, स्टडी हर बार करता हूँ, बहुत लोगों का सुनता हूँ, मेरा खुद का एनालिसिस करता हूँ, और जो उसका बेस्ट पॉसिबल क्या निकलता है उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। आप भी वैसा कर सकते हैं। सिंपल इंडिकेटर रखिए तो ज्यादा एक्यूरेसी लेवल रहेगी। नहीं तो स्टॉक मार्केट ऐसा है, आपको पॉजिटिव बोलता है, करता है, या आपको लोभ में डालता है। आप उसमें, ये बुल ट्रैप बोलते हैं ना, बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, उसमें आपको अटकाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बियर ट्रैप के बारे में भी लास्ट वीक में बात की थी। देखिए, अभी मार्केट इतना ऊपर आ गया है, जिसने मंथली और 2 मंथली व्यू बनाया होगा, वो तो बियर बहुत से ट्रैप हुए होंगे। तो ऐसा होता है, देखो, बियर ट्रैप भी दिखता है, बुल ट्रैप भी दिखता है, इंट्राडे भी दिखता है, 8 दिन के लिए भी दिखता है, मंथली भी दिखता है। आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, वो एक्सपीरियंस से ही होता है। आप किसी से मिस ट्रेनिंग लेके वो आपको नहीं आएगा। तो एक खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैसा लगाओ किसी पे, लेकिन स्टडी 4-5 स्टॉक पे करते जाओ जिसमें आपने कभी पैसा नहीं लगाया, तो आपका एक्यूरेसी लेवल उस स्टॉक में एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट होना चाहिए। मीन्स बेस्ट पॉसिबल स्टॉक मिलना चाहिए, उसके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप, और आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हैं, तो आपको वह उससे उसके साथ डिस्कशन करना चाहिए। नहीं तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में एफडी का रिटर्न ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में एफडी से कम रिजल्ट, कम इंटरेस्ट मिलता है, एफडी का रिटर्न ज्यादा होता है। मैं 15 साल की बात कर रहा हूँ, ऐसा है। मैंने पैसा तो निकाल दिया बीच में, ये चीजें नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में रखना है और ऑन पेपर दिखाना है, तभी हम बात करते हैं। हम सब बोलते हैं ना, मैंने ऐसा किया, वैसे ऑन पेपर दिखाओ। ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर को भी बताना चाहिए, क्योंकि 2020 में सब बोल रहे थे, 2020 के बाद 21-22 आ गए, सब बोल रहे थे इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसके 2 साल पहले क्या था, वही डिस्कशन होना चाहिए। स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए, आपका खुद का भी एनालिसिस होना चाहिए, तो आप बेस्ट
स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का ग्लोबल एनालिसिस, ग्लोबल न्यूज के बारे में एनालिसिस। नेक्स्ट वीक में क्या होता है देखते हैं। मंडे में ओवरऑल न्यूज पॉजिटिव है, क्या खुलता है। शॉर्ट अभी भी ट्रैप पूरी तरह से नहीं हुए, जो लॉन्ग टर्म थे वो कुछ बजट में, लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो मिड टर्म या 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जो बियर है अभी भी ट्रैप नहीं हुए है, मीन्स एग्जिट नहीं हुए है, वो रहेंगे। ऊपर से सीलिंग लाने की कोशिश करेंगे। जो पीएमएस है, पीएमएस बहुत शॉर्ट 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 चल रहे थे, वो भी ट्रैप होने के बाकी है, मीन्स बियर ट्रैप। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में क्या होता है। तब तक पॉजिटिव रहिए, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी भी मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया नहीं है, मेरा व्यू है। आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से देखिए, अभी भी होगा अच्छे तरह से। धन्यवाद, थैंक यू।